हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन में। उत्तराखंड इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज उसका देखेंगे हम भाग 7। इससे पहले 6 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें पहली 3 क्लासों में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट करा था और अगली 3 क्लास में हमने कुमाऊं का चंदू वंश पहले शासक से अंतिम यानी 62वें शासक तक की पूरी कहानी बढ़िया से समझाई है। तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, नोट्स बनाएं। और आज हमारा है कुमाऊं का जो चंदवंश है उसका अंतिम भाग यानी भाग 4, जिसमें हम प्रशासन, भूनीति और इनके करों के बारे में देखने वाले हैं, चंदवन से रिलेटेड। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। जो पीडीएफ नहीं डली हैं वो जल्दी से इस संडे तक मैं ज़रूर डलवा दूंगा। पिछले संडे थोड़ा इस बीच 2-4 दिन जो क्लास नहीं आ पाई, वो स्वास्थ्य ख़राब होने की वजह से नहीं आ पाई थी। तो इस संडे तक सारी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएंगी, चिंता बिल्कुल न करें। और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगी, जिसका नाम हमारे टेलीग्राम जो यूट्यूब चैनल का नाम है, जैसे उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन, इसी के नाम पर है हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम। तो इस टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। वहाँ से आपको पुरानी जितनी भी अभी तक की हमारी क्लास हुई हैं वो सारी मिल जाएंगी। और सेशन पसंद आता है तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अब अगर हम लिस्ट देखें, अपनी जो अजय रावत जी की पुस्तक है उसका इंडेक्स देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है उत्तराखंड एक परिचय, ये हम समाप्त कर चुके हैं 3 भागों में। आज हमारा दूसरा चैप्टर यानी कुमाऊं का चंद राजवंश बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और अगले दिन, आज बुधवार है, हम चंदवंश समाप्त कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन आएगा गढ़वाल का परमार राजवंश। और इस हफ्ते, हाँ मैंने आपको बताया था, क्लास के बारे में बता दूंगा। इस हफ्ते शाम को यानी रात के टाइम पे कोई भी क्लास नहीं हो पाएगी, थोड़ा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं हो पाया अभी। तो इस हफ्ते जो क्लास आएंगी, एक तो बुधवार, शुक्रवार और संडे, 3 क्लास तो फिक्स हैं। इतिहास से रिलेटेड तीनों क्लास होंगी। इसके अलावा कोई अन्य क्लास अगर इस बीच और आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बुधवार यानी आज, शुक्रवार और संडे के दिन ये 3 क्लास हमारी फिक्स हैं उत्तराखंड का इतिहास। शुक्रवार से हम स्टार्ट करेंगे गढ़वाल का पवार वंश, जिसको हम परमार भी कहते हैं, पवार राजवंश से स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही ये 3 चैप्टर हमारे समाप्त होते हैं, प्रैक्टिस सेट बाद में हम लगाएंगे, धीरे धीरे लगाते रहेंगे चैप्टर वाइज में। प्रैक्टिस सेट भी बना रहा हूँ। परीक्षा में आने वाली किताबें हम स्टार्ट कर देंगे। और आप लोग अगर चाहते हैं मैं हिंदी पढ़ाऊँ, हिंदी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मैं हिंदी क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो फरवरी से, शुरुआत से बिल्कुल जड़ उपाड़ बताया जाएगा आपको। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। टोटल 9 चैप्टर है इसमें, बहुत जल्दी हम समाप्त भी कर लेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, चंदों का प्रशासनिक ढांचा। सबसे पहला पॉइंट है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हमारे जो शासक थे वे थे सोमचंद जी। गजनवी, गोरी आपने नाम जरूर सुने होंगे। ये गजनवी कौन है, क्या है, इनके बारे में अगर आप जानते हैं ज़रूर लिख के बताएं। अगला पॉइंट है, आपने मोहम्मद बिन कासिम का नाम भी सुना होगा, मोहम्मद गोरी का नाम भी सुना होगा, गजनवी का आक्रमण भी सुना होगा। कितनी बार आक्रमण करा था इसने भारत पर? 17 बार आक्रमण करा था, याद होगा आपको, गजनवी। और गोरी कौन था? तराइन के युद्धों वाला हुआ गोरी। और भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये चीज़ें बाद में देखेंगे, अभी हम जो हमारा मेन लेक्चर चल रहा है उस पर ध्यान देते हैं। कत्यूरी राजाओं जो उपाधि यानी जो राजा थे वो जो उपाधि धारण करते थे वो रजवार की उपाधि धारण करते थे। जबकि हमारे जो चंद राजा थे वे जो उपाधि धारण करते थे वे श्री राजाधिराज और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, ताम्रपत्र के जो उत्कीर्णक होते थे यानी उनको छापने वाले जो होते थे उन्हें कहा जाता था सुनार या सुधार। जबकि ताम्रपत्रों को जो लेखक होते थे यानी उन पर क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, किस लिपि में लिखा जाए, तो वे होते थे जोशी या जोशी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, एकमात्र चंद शासक जिनके ताम्रपत्र में उनके पिता का नाम मिलता है। पहली चीज आपको क्लियर कर दें, किसी भी ताम्रपत्र में वंशावली नहीं मिली है। किसी भी राजा का जिसका भी ताम्रपत्र प्राप्त हुआ उसमें वंशावली नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन हमारे एक अपवाद शासक हैं राजा जगतचंद, इन्हीं के ताम्रपत्र में इनके पिता का नाम भी प्राप्त होता है। और ये ताम्रपत्र कौन सा है? जगतचंद का बरम ताम्रपत्र। अगला पॉइंट देखते हैं,
जो राजाओं की राजधानी थी उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द हैं वे हैं बुंगा, राजापुर या राजधाई। राजधाई याद रखना है, ध्यान दें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बख्शी, बख्शी कौन होते थे? राजाओं के सेनापतियों को बख्शी कहते थे। और जो राजाओं के जो परामर्शदाता होते थे, यानी राजाओं को जो परामर्श देते थे, वे कौन थे? वे दो प्रमुख धड़े होते थे, मेहरा और फरत्याल, जिनके बारे में सोमचंद की वाले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, राजाओं की कंप्लीट कहानी समझें, उसके बाद प्रशासन वाली वीडियो देखें। अगला पॉइंट, पौरी 15 बिस्वा, ये क्या होते थे? राजाओं के परामर्शदाताओं का ग्रुप जो होता था उसे कहा जाता था पौरी 15 बिस्वा कहा जाता था। अगला पॉइंट, दीवान या प्रधानमंत्री कौन होते थे? जोशी क्या होते थे? राजाओं के दीवान या प्रधानमंत्री होते थे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। शिवदेव जोशी, हरकदेव जोशी, आपने नाम जरूर सुने होंगे। सुने क्या? मैंने पढ़ा रखे हैं पूरे आपको। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर देखें, राज्य जो विकेंद्रीकरण हुआ था, राज्य से नीचे की व्यवस्थाएं क्या क्या होती थी, उनके नाम क्या होते थे, उनके बारे में देखें तो सबसे बड़ा तो हो गया राज्य। राज्य के नीचे काम करने वाली संस्था कौन सी थी? यानी राज्य किस में बटे होते थे? मंडल। मंडल किस में बटे थे? देश में। देश किस में बटे थे? परगने में। परगना किस में बटा था? गरखे में। और गरखे किस में बटे रहते थे? ग्राम में। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हर जगह पे वर्तमान समय पे भी ग्राम ही होती है। और चंदों के समय पे भी क्या थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, सबसे बड़ी इकाई राज्य। अब जो राज्य के बाद जो इकाई आती है मंडल, ये दो प्रकार से बटे होते थे। एक होती थी सामंतों के अधीन, एक होती थी राजा द्वारा शासित। तो जो ये सामंत होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें ठक्कुर कहा जाता था, और इनकी उपाधि होती थी रजबार। ये भी एक प्रकार के शासक ही होते थे। राजा के अधीन शासन करने वाले शासक को सामंत कहा जाता है, आपने ये ध्यान रखना है। वैसे होता था ये, जो हमारे बॉर्डर होते हैं उसके आसपास के शासक होते हैं ज़्यादातर। और अगला मंडल जो होता था वो राजा द्वारा शासित होता था। अब अगली जानकारी लें। देश मंडल से नीचे की जो संस्था होती थी वो देश होती थी। यह दो भागों में बटी थी, तल्ला देश और मल्ला देश। इसके बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था आती है वो आती है परगना। यह भी दो प्रकार से बटी होती थी, नागरिक अधिकारी के अधीन और सैनिक कमांडर के अधीन। नागरिक अधिकारी के अधीन जो परगना होता था उसका सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, यानी हेड अधिकारी होता था उसका सीकदार। और सैनिक कमांडर के अधीन जो परगना होता था उसके मुखिया होता था बख्शी। परगने के बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था आती है वो होती है गरखा या गरखे। इसके मुखिया को नेगी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेगी। और सबसे अंतिम व्यवस्था आती है हमारी ग्राम। और ग्राम के जो प्रशासनिक मुखिया होते हैं उनको सयाना या बूढ़ा कहा जाता था। और इन्हें सयाना और बूढ़ा के अधीन काम करने वाला जो व्यक्ति होते थे उनको क्या कहा जाता था? थोकदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? थोकदार। जो चीज़ें हमने यहाँ पर नहीं लिखी हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो सयाना होती थी, अब इनकी क्या है? पंचायत स्थल, कहीं ना कहीं पंचायत इन्होंने करना है। पंचायत स्थल जो इनका होता था सयानों का, इसे बूढ़ा चौरा कहा जाता था। बूढ़ा चौरा। तो बूढ़ा चौरा क्या होता था? चंद शासन के अधीन जो ग्राम वाली व्यवस्था होती थी उसके मुखिया का पंचायत स्थल होता था बूढ़ा चौरा। और ग्राम के जो प्रधान होंगे उनके अधीन जो कर्मचारी होंगे वो होंगे कोटाल हो गए, पहरी हो गए। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर देखें तो फांसी देने की व्यवस्था भी दो तरीके की थी। एक तो क्या था? थैले में बंद किया आपको और नदी में बहा दिया। और दूसरा तरीका क्या होता था? फांसी की सजा कर दी जाती थी। यानी अगर मृत्युदंड दिया जाता है या फांसी की सजा दी जाती थी तो क्या किया जाता था? एक तो क्या करेंगे? नदियों में बहाया जाएगा। नदियों में कैसे बहाया जाएगा? एक बड़े से थैले में आपको पैक करके उसको बिल्कुल बंद करके नदियों में फेंक दिया जाएगा, वैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या होता था फांसी देने का या मृत्युदंड देने का? आपको क्या है? ऊंचे पहाड़ से धक्का दे दिया जाता था। इसे सूली का डांडा भी कहा जाता था। इसी स्थल को जहाँ पर फांसी दी जाती थी, यहाँ से धक्का दे दिया जाएगा, यहाँ पे फांसी दे दी जाती थी। और कचहरी से रिलेटेड जानकारी वैसे हम लक्ष्मीचंद वाले वीडियो में देख चुके हैं। कचहरी से रिलेटेड जो स्थल होते थे न्योवाली, और आपने नाम जरूर सुने होंगे, मैंने आपको बता भी रखे हैं, न्योवाली और बिस्टाली। शक्ति गोसाई याद आ रहे होंगे आपको, बताया था मैंने आपको।
अगला पॉइंट देखते हैं, जो दंड देने वाला अधिकारी होता था उसे कहा जाता था दंडय। दंडय आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक और आपने देखना है, सीराकूट का जो कारागार था, वहाँ हमारे एक शासक हैं दीपचंद, इनको रखा गया था अपने दो पुत्रों के साथ। यानी सीराकोट की कारागार जो काफ़ी कुख्यात कारागार मानी जाती थी, वहाँ पर किस चंद शासक को बंद करके या गिरफ्तार करके रखा गया था, उनका नाम है दीपचंद, और उनके दो पुत्रों को भी रखा गया था। गेड़ागर्दी इसी के बाद तो पढ़ी थी हमने, याद आ रहा होगा आपको। पुराने वीडियो ज़रूर देखने आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। माल इकट्ठा करने वाली जो जगह होती थी उसे भंडार कहा जाता था, और यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, भंडारी। याद रखना आपने, भंडारी। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, भू राजस्व नीति के बारे में अगर कुछ जानकारी ले लें चंद्रवंश से रिलेटेड, तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखना है थातवान। थातवान क्या होते थे, इसे राजा रौत या गूंठ के रूप में जमीन देता था। तो जमीन के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो भूमि का स्वामी हमेशा कौन होता था, राजा होता था। उसके राज्य के अंतर्गत जितनी भी जमीन होगी उसका जो रखवाला होगा या उसका पिता होगा या संरक्षक होगा, जो वास्तविक रूप में किसके नाम पे होगी, राजा के नाम पे होगी। तो किन अन्य तरीकों से राजा उसको किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता था, तो रौत के रूप में दे सकता था, गूंठ के रूप में दे सकता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने याद रखना है। गूंठ के रूप में मंदिरों को दी जाती थी, आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया भी था। मंदिरों को दी जाती थी तो उस पर जो भी, यानी उस पर कोई राजस्व की प्राप्ति अगर होती है। मानसरोवर यात्रियों के दौरान ये गूंठ के रूप में ज़मीन दी गई थी, मैंने आपको बताया भी था। तो वो मंदिर के नाम की ज़मीन होगी, उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और रौत रौत क्या होता था, रौत क्या है, बहादुरी के लिए उसके सैनिकों को दिया जाता था, ये ज़मीन दी जाती थी। और ये ज़मीन दी गई है गूंठ के रूप में कहें या रौत के रूप में दी गई है, तो इसका सबसे पहला गवाह किसे माना जाता था, राजा के अलावा। तो राजा का जो युवराज होते थे, यानी जो उनके पुत्र होते थे, उन्हीं को क्या माना जाता था, इसका पहला गवाह माना जाता था कि भैया राजा ने ये ज़मीन रौत के रूप में दे रखी है। आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट देखते हैं, सिरतान। नकद कर देता था सिरतान। अब कैनी, अगला पॉइंट है कैनी। कैनी क्या होते थे, ये भूदास यानी जमीन पर काम करने वाले दास होते थे, कैनी। अगला, रौत या पुरस्कार, राजा द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाने वाली जमीन, ये हम ऊपर देख चुके हैं। गल्ला छाहड़ा, ये क्या होता था, भू राजस्व की एक प्रथा है गल्ला छाहड़ा, जिसमें अनाज का छठा भाग कर के रूप में दिया जाता था। और कहीं कहीं पर आपने ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं कहीं पर ये नगद रूप में प्राप्त होती है। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, जगत चंद का अगर हमें एक लेख प्राप्त हुआ था, उसमें हमें पता चला है कि वहाँ पर नगद रुपये के रूप पर भी गल्ला चाड़ा दिया गया है। आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो प्रधान का पद होता था वो क्या होता था, वंशानुगत होता था। यानी कोई व्यक्ति अगर प्रधान है वर्तमान में, तो उसके बाद उसका अगला प्रधान बनेगा उसी का वंश का कोई व्यक्ति। अगला देखें, कोटल। मैंने आपको बताया था कोटाल या कोटल कौन होते थे, प्रधान के अधीन होते थे। इसके बाद पौरी भी इसी के अधीन होते थे। और ये कोटाल क्या होता था, प्रधान का लेखक होता था। अगला पॉइंट देखें, विष्णु प्रीति या गूंठ भूमि। मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, विष्णु प्रीति या गूंठ भूमि। अगला देखते हैं, बिस्वा। बिस्वा क्या होता था, 20 नाली जमीन को क्या कहा जाता था, बिस्वा कहा जाता था। और बिस्वा विस्वा क्या होते थे, अस्कुट के राजाओं के सेवकों को क्या कहा जाता था, विस्वा कहा जाता था। अब छत्तीसी क्या है, चंदों के समय 36 प्रकार के कर प्रचलित थे, तो इन्हें ही सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है, छत्तीसी कहा गया है। अगला आता है औताली। और राजा की जमीन को क्या कहा जाता था, राजा की जमीन को औताली कहा जाता था। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। राजा जो उपाधि धारण करते थे, उपाधि, तो उस उपाधि के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, यानी उपाधि शब्द का एक पर्यायवाची आप कह सकते हैं विरुद्ध। विरुद्ध आपने याद रखना है। जैसे राजा हमारे महाराजा धीराज या राजा धीराज की उपाधि धारण करते थे, और जो राजकुमार होते थे वो कौन सा विरुद्ध धारण करते थे, वो कुंवर, गुसाई, ये उपाधि धारण करते थे।
याद रखना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और राजा की राजधानी को क्या कहते थे, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम टॉपिक की तरफ, चंदों के समय के प्रचलित कर। सबसे पहला टैक्स आता है जूलिया कर। इसका अन्य नाम सांगा भी है। नदी पुलों पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था, जूलिया कर। अगला देखते हैं सिरती कर। माल भाबर यानी वो रुद्रपुर वाला पोर्शन, तराई भाबर वाला, और भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था, और यह क्या होता था, नगद कर होता था। अगला कर है राखिया कर। रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय लिए जाने वाले कर को राखिया कर कहा गया है। अगला कर है मांगा कर। युद्ध के समय लिया जाने वाला कर मांगा कर कहा गया है। अगला है खैनी कर या कुली बेगार कर होता था। अगला आता है बैकर। अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर ही क्या कहा जाता है, बैकर कहा जाता है। कटक, कटक कर सेना के लिए, कटक शब्द का अर्थ ही होता है क्या, भारती चंद ने विभिन्न जातियों को मिलाकर एक कटक यानी सेना बनाई थी, तो कटक कर क्या है, सेना के लिए लिया जाने वाला कर ही क्या था, कटक कर। अगला है टांड कर। सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर टांड कर। अगला आता है मिझारी कर। कामगारों से लिया जाने वाला कर क्या कहा जाता है, मिझारी कर कहा गया। अगला आता है साहू कर, जिसको साउली कर भी कहा जाता है। लेखकों को देकर, लेखकों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है, साउली कर। आगे बढ़ते हैं रंतगली कर। लेखकों को देकर, मुनाकोट ताम्रपत्र के अनुसार। अगला है कूत। नकद के बदले लिया जाने वाला अनाज ही क्या कहा गया है, कूत कहा गया है। अगला आता है कनक कर। सौका व्यापारियों से वसूला जाने वाला कर। इसके बाद आता है डाला कर। गांव के सयानों को देकर, सयाना या अभी हमने देखा था बूढ़ा। अगला आता है मौकर। हर परिवार पर लगा हुआ कर था ये। उसके बाद आता है भाग कर। घराटों पर लगने वाले कर को भाग कर कहा गया है, ध्यान रखना है आपने। इसके बाद आता है रोल देवल्या कर। राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाने वाला कर। इसके बाद आता है बजनिया कर। राजा के नर्तकों के लिए लिया जाने वाला कर। इसके बाद आता है चोबदार। चोबदार क्या थे, राजा के सामान ढोने वालों के लिए लिया जाता था ये कर। घोड़ियालों कर। राजा के घोड़ों के लिए, ऐसे कुकुरियालों भी था, कुत्तों के लिए। कमीनचारी या सयानचारी का, सयानों को देकर होता था ये। इसके बाद आता है हिलियानी या अधूल कर। बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर हिलियानी या अधूल कर कहा गया है। इसके बाद आता है पौरी कर। पौरी मतलब एक प्रकार की रखवाली वाला होता था। राजधानी की रखवाली के लिए देकर पौरी कर कहा जाता था। पौरी क्या होते थे, चौकीदार होते थे, तो चौकीदारों को उनकी तनख्वाह उनखा देनी है तो इसी कर से दी जाएगी। इसके बाद आता है बाजदार कर। महाजनों को दिया जाने वाला कर ही बाजदार कर कहा गया है। तो इसी के साथ हमारा चंद वंश पूरा समाप्त होता है। आज के वीडियो में हमने उनके प्रशासनिक व्यवस्था, भू राजस्व नीति और उनके करों के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके बाद जो अगला लक्ष्य हमारा, अब हम देखेंगे तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर यानी गढ़वाल का परमार राजवंश, क्योंकि जैसे ही चंद वंश और परमार वंश समाप्त होंगे, इन दोनों जगहों पर शासन करने वाली एकमात्र शक्ति कौन सी होगी, गोरखा शासन। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोरखा शासन। जैसे 3 या 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट होते हैं इतिहास के, तो परीक्षा आने वाली सीरीज पे आपके लिए लाई जाएगी, ध्यान दें। तो सेशन पसंद आता है तो अपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। पुरानी वीडियो भी ज़रूर देखें। परीक्षा वाणी की क्लास हमारी कंप्लीट करा रखी है हमने। परीक्षा वाणी की जो हमारे चैप्टर है उनके प्रैक्टिस सेट भी मैंने लगवा रखे हैं। उत्तराखंड के मिक्स प्रैक्टिस सेट भी हैं। जीएस वाले हमारी सीरीज चलती है, पॉलिटी वाली सीरीज ज़रूर देखें। इस हफ्ते पॉलिटी की क्लास थोड़ा मुश्किल है आ पाना, क्योंकि स्वास्थ्य अभी बिल्कुल बहुत बड़ा तरीके से ठीक नहीं हो पाया है। अगर स्वास्थ्य ठीक होता है तो पॉलिटी की क्लास भी आपके लिए ज़रूर लाई जाएगी। तो सेशन पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।